सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक। हमारी श्रृंखला चल रही थी आधुनिक काल से संबंधित क्वेश्चन आंसरों की, और जिसके अंतर्गत हमने भारतेंदु युग से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ रहे हैं द्विवेदी युग से संबंधित क्वेश्चन आंसर। ये हमारा आज का अंतिम वीडियो होगा। किससे संबंधित? द्विवेदी युग से संबंधित। उसके बाद में हम करेंगे छायावाद। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। देखिए, मैं जल्दी जल्दी करवाऊंगी आपको, ठीक है। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ जो प्रगीतकार माने जाते हैं वो कौन है? रूप नारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे। इनमें से कोई नहीं। मेरे बोलने पर न जाएं, क्योंकि मेरे बोलने में कुछ गलत भी हो सकता है। देखिए, मानवीय भूल है, इसके लिए मैं ये नहीं कर सकती मैं एकदम से कंफर्टेबल हूँ कि मैं सब कुछ बोल सकती हूँ। कहीं कहीं पे मेरे से गलती हो जाती है, क्योंकि जल्दी में गलती हो ही जाती है। कितना भी चाहें, बोलने में कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। ये मानवीय भूल है, ये मेरे बस की भी बात नहीं है, ठीक है। तो आप जल्दी जल्दी से पढ़ने की कोशिश करें। मैं चाहती हूँ कि 10 या 15 दिन में हमारा जो आधुनिक काल है ये कंप्लीट हो जाए। आधुनिक काल में कंप्लीट होने के बाद में फिर हम पढ़ेंगे उपन्यास संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कहानियों से संबंधित हैं, एकांकी है, आलोचना है, सभी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं वो सब पढ़ाऊंगी मैं आपको, ठीक है। फिर व्याकरण से संबंधित भी क्वेश्चन है इसमें। जो आपकी पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, फिर जो हिंदी काव्य शास्त्र है, जो भारतीय काव्य शास्त्र है या पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, उसके भी अंतर्गत इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए, वो हम सब पढ़ाएंगे आपको। और जो काव्य शास्त्र से संबंधित जो अलग से जो इनकी डिटेल्स वाइज है वो वीडियो मैं बना रही थी पीछे, फिर मेरे छूट गए थे वो किसी कारणवश, तो वो भी मैं दोबारा से स्टार्ट करूँगी, एक वीडियो उसकी डालूंगी। और आजकल जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसकी भी श्रृंखला से मेरी छूट सी गई है, ठीक है। कोशिश करूँगी मैं आज ही कर देती हूँ, फिर उसके बाद मैं देखती हूँ अगर एक वीडियो का टाइम रहेगा तो डालूंगी, वरना तो फिर कल ही होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि प्रगीतकार कौन माने जाते हैं? तो रूप नारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे। तो कौन माने जाते हैं? मुकुटधर पांडे। टाइम नहीं खराब करेंगे, वैसे ही मैं आपका बातों में काफ़ी टाइम लगा देती हूँ कभी कभी। हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार मुकुटधर पांडे माने जाते हैं। इन्हें आचार्य शुक्ल के छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया गया। कानन कुसुम एवं पूजा फूल इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। रस कलश किसकी रचना है? श्रीधर पाठक की है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेह की है और मैथिली शरण गुप्त की है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि रस कलश है ये किसकी रचना है? तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की एक रीति ग्रंथ रचना है। ये क्या है? ये एक रीति ग्रंथ है। रस कलश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है। गुणवंत हेमंत श्रीधर पाठक की है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की है और प्रेम पच्चीसी किसकी है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेह की है। देखिए, मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्य में हुआ? नाटककार के रूप में, प्रबंधकार के रूप में, प्रगीतकार के रूप में और मुक्तकार के रूप में। तो किसके रूप में हुआ था इनका? तो ये प्रबंधकार के रूप में इनका हुआ था। मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक प्रबंधकार रूप में हुआ था। हिंदी साहित्य में देखने को मिलता है। आधुनिक युग में प्रबंध काव्य की विलोपमान परंपरा के संरक्षक मैथिली शरण गुप्त जी को माना जाता है। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं इस प्रकार से हैं। रंग में भंग 1909, जयद्रथ वध 1910, किसान 1917, विकट भट्ट देखिए इनकी 1929, गुरुकुल भी इनकी 1929 है, साकेत 1931 है, भारत भारती 1912, झंकार 1929, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, ठीक है, जय भारत 1952, पंचवटी 1925 और हिडिंबा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान है? यशोधरा नायिका प्रधान नहीं है, पूछा आपसे। यशोधरा है, पंचवटी है, साकेत है और विष्णुप्रिया है। तो यशोधरा भी है, साकेत भी है, विष्णुप्रिया भी है, पंचवटी नहीं है। कौन सी नहीं है? पंचवटी रचना है वो इनकी नहीं है। चलिए देखते हैं आंसर। बी, बिल्कुल बी ऑप्शन आएगा। पंचवटी 1925 की रचना है इनकी, साकेत 1931, यशोधरा 1932 तथा विष्णुप्रिया 1957 आदि द्विवेदी युगीन कवि मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। यशोधरा में महात्मा गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा का वर्णन नायिका के रूप में मिलता है। साकेत में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का वर्णन नायिका के रूप में मिलता है तथा विष्णुप्रिया में पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध संत चैतन्य महाप्रभु की पत्नी विष्णुप्रिया का नायिका रूप में वर्णन मिलता है। जबकि पंचवटी नायक प्रधान रचना है जिसमें नायक कौन है? लक्ष्मण है। रंग में भंग नामक काव्य कृति किसकी है? रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त की है और कब की है? 1909 की है। भिखारी दास रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि थे और मलुकदास और तुलसीदास ये
राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। रंग में भंग नामक कृति राजपूतानी आन बान की कथा है, जिसकी रचना राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने की थी। अन्य रचनाएं हैं इनकी साकेत 1931, यशोधरा 1932, किसान 1917, सिद्धराज पलासी का युद्ध, जयद्रथ वध 1910 और पंचवटी 1925। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक स्पर्श कौन सा है? तो देखिए, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मर स्पर्शी जो मार्मिक सर्ग है वो कौन सा है? नवम सर्ग है। कौन सा है? नवम सर्ग। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक नवम सर्ग है। यह है राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य है। मैथिली शरण गुप्त राम भक्त कवि थे। साकेत राम कथा पर आधारित महाकाव्य है, जिसके नवम सर्ग में उर्मिला की विरह का वर्णन बहुत ही मार्मिक ढंग से किया गया है। यह उनकी मौलिक उद्भावना है, क्योंकि उर्मिला राम कथा की उपेक्षित पात्र रही है। 8वें सर्ग में कैकेयी का पश्चाताप दिखाकर भी गुप्त जी ने अपनी मौलिक प्रतिभा का परिचय दिया है। गुप्त जी की 40 रचनाएं थी, जिसमें से प्रमुख हैं जयद्रथ वध 1910, भारत भारती 1912, पंचवटी 1925, झंकार 1929, साकेत 1931, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, जय भारत 1952 और विष्णुप्रिया 1957 है। आगे है, अगला क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? पथिक है, कनुप्रिया है, वासवदत्ता है और चोखे चौबते। तो देखिए, जो इनकी चोखे चौबते है ये 1932 की रचना है और किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की है। चोखे चौबते, रस कलश, वेदेही वनवास, चुभते चौबते, पद्य प्रसून, प्रिय प्रवास खड़ी बोली में रचित प्रथम महाकाव्य है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है। पथिक रामनरेश त्रिपाठी की, कनुप्रिया धर्मवीर भारती की तथा वासवदत्ता सोहनलाल द्विवेदी की रचना है। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि कौन है? श्रीधर पाठक, हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, इनमें से कोई नहीं। द्विवेदी युग के जो संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं वो कौन है? तो देखिए, संपूर्णतः प्रतिनिधि कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि है। भारत भारती 1912, साकेत मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1986 को चिरगांव झांसी में हुआ था। ठीक है। यशोधरा है इनका, पंचवटी है। यशोधरा इनका 1932 का है, पंचवटी 25, जय भारत 1952, झंकार 1929, द्वापर 1936, जयद्रथ वध 1910। राष्ट्रकवि इनको भारत भारती के लिए दिया गया था। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं हैं। भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत हुई है? दैन्य भावना की, राष्ट्रीय भावना की, भक्ति भावना की, प्रेम भावना की? तो राष्ट्रीय भावना की भक्ति हुई है इसमें। राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित भारत भारती 1912 का प्रकाशन हुआ है। भारत भारती में गुप्त जी की राष्ट्रीय भावना पूर्णतः मुखरित हुई है। राष्ट्रीय चेतना के साथ साथ भारत भारती में भारत के अतीत के गौरव का गान भी हुआ है। रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है? देखिए, जो रत्नाकर कृत जो गंगा अवतरण है वो किस में लिखा गया छंद है? तो किस में है ये रोला छंद में है। किस में है? रोला छंद में है। द्विवेदी युग के ब्रज भाषा के कवि कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। गंगा अवतरण नामक काव्य ग्रंथ इनका रोला छंद में है। इनकी अन्य रचनाएं उद्धव शतक, हरिश्चंद्र हिंडोला, श्रृंगार लहरी, कलकासी इत्यादि। रत्नाकर जी ने अंग्रेजी विद्वान पोप के अस्से ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचनादर्श शीर्षक नाम से अनुवाद किया है। भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में मिलता है? बताया जा रहा है कि जो भक्ति काल में जो गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वहीं आधुनिक काल में किस कवि में मिलता है? तो किस कवि में मिलता है? ये मैथिली शरण गुप्त में मिलता है। किस में मिलता है? मैथिली शरण गुप्त में मिलता है, जबकि इसे आधुनिक युग का तुलसीदास भी कहा जाता है। किसको? मैथिली शरण गुप्त को। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के द्विवेदी युगीन कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी रचनाओं में भक्त सूरदास की भांति गृहस्थ जीवन का सुंदर चित्रण किया है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने अपनी रचनाओं में सामाजिक जागरूकता, राष्ट्रीय चेतना एवं नैतिक मूल्यों पर बल दिया है। भारत भारती, पंचवटी, जयद्रथ वध, साकेत
बता ही देती हूँ मैं इनका। भारत भारती 1912, पंचवटी 1925, मेरे साथ आप भी बोलिए। जयद्रथ वध 1910, साकेत 1931, यशोधरा 32, झंकार 29, जय भारत 52, विष्णुप्रिया 57। किसकी काव्य कृति हैं ये? मैथिली शरण गुप्त जी की है। प्रिय प्रवास 1914, चुभते चुभते 1924, वैदेही वनवास 1940, रस कलश इत्यादि किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। गंगा अवतरण उद्धव शतक इनका 1929 का है। गंगा लहरी आदि जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचनाएं। आगे पूछा आपसे, हाँ जी, हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से कौन सा युग सर्वाधिक महत्वपूर्ण था? देखिए, हिंदी भाषा का जो मानकीकरण हुआ था उसकी दृष्टि से कौन सा युग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो ये द्विवेदी युग है। हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से द्विवेदी युग सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग है। इसका श्रेय पूरी तरह से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और सरस्वती पत्रिका को जाता है। द्विवेदी जी वर्तनी शुद्धता, उचित शब्दों, विराम चिन्हों का प्रयोग इत्यादि का विशेष जोर दिया था। भारतेंदु युग को नवजागरण का युग भी माना जाता है। यह गद्य के विकास का काल था। प्राय सभी आधुनिक गद्य विधाओं का विकास इसी काल में हुआ था। किसमें? भारतेंदु युग में। और इसे नवजागरण काल भी कहा जाता था। द्विवेदी युग है उसको सुधार काल कहा जाता था। हिंदी कविता के मुक्तक छंद का प्रयोग छायावाद की प्रमुख देन है। छायावाद की क्या है? हिंदी कविता में मुक्तक छंद। परंपरा से हटकर नए भाव बोधों का प्रकाशन प्रगतिवाद की प्रमुख उपलब्धि है। किसका? परंपरा से हटकर जो नए भाव बोध हैं वो उनका प्रकाशन किसका है? प्रगतिवाद की प्रमुख उपलब्धि है। इस पर मार्क्सवादी दर्शन का प्रभाव है। किस पर? प्रगतिवाद पे। किसान के रचनाकार कौन है? तो देखिए, किसान के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं और ये इनकी 1917 की रचना है। किसान, रंग में भंग 1909, किसान 1917, जयद्रथ वध 1910, विकट भट्ट 1929, पलासी का युद्ध, गुरुकुल साकेत, गुरुकुल 1929, साकेत 1931, पंचवटी 1925, सिद्धराज यशोधरा 1932। द्विवेदी युगीन साहित्यकार राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखे गए प्रबंध काव्य हैं। भारत भारती, जयद्रथ वध, झंकार, यशोधरा, जय भारत, विष्णुप्रिया, अनग आदि मैथिली शरण गुप्त की अन्य रचनाएं हैं। 1912 में प्रकाशित भारत भारती कृति में गुप्त जी को राष्ट्रीय चेतना पर मुखरित हुए थे। साकेत रामकथा पर आधारित महाकाव्य है तथा यशोधरा गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना पर आधारित है। साकेत में कितने सर्ग हैं? देखिए, साकेत में कितने सर्ग हैं? 15, 11, 12, 7। तो साकेत में 12 सर्ग हैं। साकेत राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत में 12 सर्ग हैं। यह रामकथा पर आधारित काव्य ग्रंथ है। इसमें रामकथा में उपेक्षित नारी पात्रों की प्रमुखता प्रदान की गई है। विशेषकर लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का त्याग दर्शाया गया। गुप्त जी की अन्य कृतियां रंग में भंग 1909, जयद्रथ वध 1910, किसान 1917, विकट भट्ट 1929, भारत भारती 1912, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, वैतालिक पंचवटी उनकी 1925 है। आगे चलिए। क्षत्रिय उठो अब तो कुयस की कालिमा को भेंट दो। क्षत्रिय उठो अब तो कुयस की कालिमा को मेट दो। निज देश को जीवन सहित तन मन या धन भेंट दो। वेश्य सुनो, व्यापार सारा मिट चुका है देश का। सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या कलेश का। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो देखिए, किसकी हैं ये मैथिली शरण गुप्त की हैं। किसकी हैं? मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। उपयुक्त पंक्तियों की रचना मैथिली शरण गुप्त ने की है। भारत भारती 1912, रंग में भंग 1909, विकट भट्ट 1929 आदि अन्य रचनाएं इन्हीं की हैं। ये राष्ट्रकवि पद पर आसीन थे। क्यों? क्योंकि 1912 में इनकी जो भारत भारती है उसके लिए इन्हें महात्मा गांधी ने राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, प्रिय की सुधी सी ये सरिताएं, ये कानन कांतार सुसज्जित। मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित। जिसके प्रेम पत्र पर आते ही प्राय सुख संवाद सन्निहित। तो ये किसका कथन है? ये राम नरेश त्रिपाठी जी का कथन है। प्रिय की सुधि पर, चलिए मैं दोबारा पढ़ देती हूँ। प्रिय की सुधि से ये सरिताएं, ये कानन का तार सुसज्जित। मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित। जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्राय सुख संवाद सन्निहित।
ठीक है, ये किसकी काव्य पंक्तियाँ हैं? रामनरेश त्रिपाठी की हैं। रामनरेश त्रिपाठी के 4 महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ हैं। मिलन है इनका कहीं कहीं पे 1918 दिया गया है, तो कहीं कहीं पे 1917 भी दिया गया है। पति का 1920, मानसी है 27 और शोपन है 29। कविता कौमुदी भी इन्हीं की रचना। हिंदी में मानकीकृत स्वरूप पर सबसे पहले किसने विधिवत विचार किया था? पूछा आपसे कि हिंदी के जो मानकीकृत स्वरूप है उस पर सबसे पहले किसने विधिवत विचार किया था? तो आप सभी को पता है कि द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा था? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ही क्या किया था? हिंदी के मानकीकृत स्वरूप पर सबसे पहले विधिवत विचार किया था। हिंदी के मानकीकृत स्वरूप पर सबसे पहले आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने विधिवत विचार किया। आचार्य द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन करते हुए हिंदी के मानक रूप तथा लेखन में एक रूपता की बात कही है। क्या पूछा आपसे? अगला क्वेश्चन, अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को ही दंड देना यह क्या है? धर्म है। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस ग्रंथ से संबंधित हैं? तो ये जयद्रथ वध से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? ये जयद्रथ वध से संबंधित हैं और जयद्रथ इनका 1910 की रचना है। हम कौन थे क्या हो गए क्या होंगे अभी, क्या है? हम कौन थे क्या हो गए क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है पंक्तियां। हम कौन थे क्या हो गए क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है, पंक्तियां हैं। और किससे अवतरित हैं? भारत भारती 1912 से, जिसके लिए महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। प्रकाशन काल की दृष्टि से मैथिली शरण गुप्त के काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम बताएं। विष्णु प्रिया इनकी कब की है? 57 की है। कब की है? 1957। पंचवटी 25, जयद्रथ वध 10, यशोधरा 32। तो देखिए कौन आएगा? जयद्रथ वध, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया। जयद्रथ वध, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया। बी ऑप्शन है आपका ठीक आएगा। ठीक है, हाँ जी, क्या आएगा इनका? मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का सही क्रम इस प्रकार से है। जयद्रथ वध इनकी 1910 है, उससे पहले रंग में भंग इनका एक 1909 की रचना है। पंचवटी 1925 है, इनका विकट भट है, गुरुकुल है और एक झंकार, ये 1929 की रचना है। यशोधरा इनकी 1932 की है, द्वापर उनका 1936 की है और उससे पहले साकेत उनकी 1931 की रचना है। ठीक है, विष्णु प्रिया उनकी 1957 और इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक खंड काव्य है जय भारत, ये 1952 का है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता द्विवेदी युगीन काव्य की नहीं है? पूछा है। इतिवृत्तात्मकता है, सुधारवाद भी है, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा बिल्कुल है, स्वानुभूति की प्रत्यक्ष विवृत्ति ये बिल्कुल गलत है। तो क्या आएगा? डी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। दोबारा से पढ़ लेते हैं इसकी विशेषताएं। इतिवृत्तात्मकता है, सुधारवाद भी है, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा भी है। क्या नहीं है? तो स्वानुभूति की प्रत्यक्ष विवृत्ति नहीं है। आगे पूछा है, द्विवेदी युगीन काव्य में स्वानुभूति की प्रत्यक्ष विवृत्ति काव्य की विशेषता नहीं है, जबकि अन्य तीनों इस युग की विशेषताएं। भारत भारती किसकी रचना है? तो देखिए मैथिली शरण गुप्त की, दिनकर की, हरिओद, निराला। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। भारत भारती 1912 की रचना है मैथिली शरण गुप्त की, जिसके लिए उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। और ये राष्ट्र कवि की उपाधि इनको किसने दी थी? तो ये महात्मा गांधी ने दी थी। देखिए राष्ट्र कवि जो मैथिली शरण गुप्त हैं, इनका जन्म 3 अगस्त 1886 को चिरगांव झांसी में हुआ था और जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। देखिए 3 अगस्त 1886 के दिन जन्मे मैथिली शरण गुप्त जी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो तुलसीदास जी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आधुनिक युग का तुलसीदास इन्हें कहते हैं। और इनका जो 3 अगस्त का जो जन्मदिन है इनका, उसके ऊपर कवि दिवस भी बनाया जाता है। ठीक है, क्या मनाया जाता है? कवि दिवस। याद रखेंगे आप। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं शायद काफ़ी बार पूछी गई हैं और काफ़ी बार आई भी हैं और मैंने हर बार उनका सन भी बताया है, शायद आपको याद हो गई होंगी। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे क्या? देखिए छायावाद, जिसके अंतर्गत क्या आते हैं? छायावाद के अंतर्गत ही आते हैं राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना, और छायावाद को हालावाद भी कहा जाता है। ये छायावाद के अंतर्गत ही हालावाद आता है। ठीक है, सॉरी, ये पढ़ेंगे हम अगली क्लास में।
द्विवेदी युग से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस बुक में दिए गए थे वो सारे मैंने आपको पढ़ा दिए हैं और बिल्कुल व्याख्या और विश्लेषण सहित समझाए हैं। देखिए, मैं एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करती जा रही हूँ। जो क्वेश्चन जितनी बार आ रहा है मैं उतनी बार ही आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अगर आपको गलत लगता हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती उसमें, क्योंकि मैं तो ऐसे ही पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।